गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। हाँ जी, लास्ट क्या पढ़ा है? कैप्टर्स कंप्लीट हो गया था। कोई होमवर्क पे क्वेश्चन दिए थे क्या? एरिया वाले, रेशो वाले ना? वो तो आपने कर लिए थे, वही वही डिस्कस हो गया था ना। हटाओ उसको तो। और बस बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन दिए थे, कर लिए। मॉड्यूल ओपन कर लेना। सैटेलाइट मोशन, पेज नंबर क्या दिया था? 201। 201, पेज नंबर 201। सैटेलाइट मोशन में कुछ पढ़ के आने को बोला था आप। 8.2 और 9 और 10 है ना। अब सैटेलाइट के अंदर मॉडल ओपन करके ना वहीं से आपको देखना है। इसमें मैं ज्यादा इसमें नहीं लिखाऊंगा, सीधा मैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आऊंगा इसके अंदर। सैटेलाइट के सबसे पहला, सैटेलाइट की डेफिनेशन हम सभी को मालूम है। एक लाइटर बॉडी हैवी बॉडी के चारों तरफ अगर रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ पे, उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। यहाँ लाइटर बॉडी सैटेलाइट है और हैवी बॉडी कौन बन जाएगी? अर्थ या फिर कोई भी प्लेनेट हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो रिवॉल्व करता है सैटेलाइट, सैटेलाइट यहाँ दो टाइप के, नेचुरल है और कौन सा है? आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा? मून। और आर्टिफिशियल कौन सा? दो टाइप के, जियो स्टेशनरी और पोलर। ठीक है, तो इन दोनों को डिटेल में हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले सैटेलाइट का कंसेप्ट क्या वो देख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर? मून का हमें एक चीज याद रखना है, मून का जो टाइम पीरियड होता है 27 डेज या 28 डेज, जैसे भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले। क्लियर है? जनरली कुछ नहीं बोले तो 27 डेज हम लेकर चलेंगे। अच्छा, अब सैटेलाइट कहाँ ले, इसको कहाँ लेना है, कैसे लॉन्च करते हैं, वो समझाता हूँ यहाँ पे। कंडीशन ऑफ सैटेलाइट, ये डायग्राम ना मॉड्यूल में बना हुआ, आपको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। ये हमने अर्थ ले लिया। ठीक है, अर्थ का ये सेंटर, और इसको हम अच्छे से जानते हैं कौन है? इक्वेटर। ठीक है। अच्छा, अगर हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट को जब भी लॉन्च करेंगे सरफेस से उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रोसेस क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया, अंदाजा लगा सकते हैं सैटेलाइट को कैसे लॉन्च कर? टीवी में खूब देख रखा है। हाँ,
रॉकेट के फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, है ना। और इसको फेंकते जब है तो अर्थ से बाहर की तरफ फेंका जाता है। जब अर्थ से बाहर की तरफ फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगा, है ना। उसके बाद हाँ, हमें अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ता है। इसको छोड़ देते कि जा, कान में इसके फूक देते कि इस हाइट पे जाना और घूमने लग जाना। ये सब हम यहां से सेट करते हैं। कैसे, क्या करना पड़ता है हमें कि पहले से सेट करके रखते हैं, या जब ऊपर जाएगा फिर इस पर कुछ प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। पहले से सेट कैसे, जरा बताओ। जैसे मान लो इसको हमें सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर लॉन्च करना है, ऐसे मान के चले सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर इसको लॉन्च करना है, तो हम यहाँ से कितनी स्पीड से फेंके वो कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या। v इक्वल टू अंडर 2gh/1 + h/r से निकाल लेंगे, या COM से निकाल लेंगे। तो ये वहां जाएगा, वहां किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, 1000 किलोमीटर पे रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक, फिर वापस आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, हमने यही काम किया है। अगर आप इसके वेलोसिटी से ज्यादा नहीं दोगे या उसके बराबर नहीं दोगे, वापस आ जाएगा। फिर कहाँ का लॉन्च, ऐसे नहीं होता। इसका पूरा सिस्टम समझाता हूँ, उसमें क्या है जो हमें काम काम का, वो ये काम का ही है। लॉन्च करना सीखना नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जरूर सीखना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएगी ना, वो लॉन्च वाले कंसेप्ट से आएगी। जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, मिसाइल या रॉकेट, उसको सरफेस से फेंका जाता है वेलोसिटी के थ्रू, और जिस हाइट पर ले जाना है हमें, जिस हाइट पर हमें सैटेलाइट बनाना है, उस हाइट तक ले जाया जाता है। फिर यही ग्राउंड से बैठे बैठे इसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना। मान लो हमने यहाँ से लॉन्च किया और यहाँ पहुंचा दिया, अब इसके बाद में इसको घुमाना है ना। तो ये अभी रेस्ट पे आ चुका है। यहाँ पे रेस्ट पे आने के बाद में इसको कंट्रोल करते हैं वहीं से ही। रेस्ट पे आने के बाद में जब ये डिटेल अलग हो जाएगा, तो जिस पार्ट को हमें घुमाना, मतलब सैटेलाइट बनाना है, उसको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाती है। ये वेलोसिटी कितनी देनी पड़ती है ये हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, जो जिस ऑर्बिट में घूमना है। फिर इसको किसके, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाती है। क्यों भाई, ताकि ये किस पाथ पे चल सके, सर्कुलर पाथ पे चल सके। आई बात में सभी को, एनी डाउट, क्लियर। ये तरीका है इसका लॉन्च करने का। लॉन्च करने के दो तरीके, या तो इसको पकड़ के लेकर जाओ और वहां जाओ खुद भी, और फिर इसको वेलोसिटी दे दो और घूमने लग जाएगा। या फिर क्या काम करो, यहां से इसको वेलोसिटी दो, एनर्जी दो। किस फॉर्म में दोगे एनर्जी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में तो दोगे, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। और ये वहां जाके क्या कर देगा, सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाएगा। उसे रोटेटरी सिस्टम बोला जाता है। रोटेटरी सिस्टम क्या काम करता है, उसको हम यहीं ग्राउंड पे बैठे बैठे उसको कंट्रोल करते हैं, और इसको घुमाने का काम हम यहीं से बैठे बैठे करते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं से छोड़ दिया और इसके कान में मंत्र फूक दिया, भाई ऐसे वहां जाना है और वो घूमने लग जाना है, ये नहीं होगा। इसको रोटेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था रॉकेट का कंसेप्ट। अब आ जाओ अपने यहाँ पे कंसेप्ट पे। अर्थ से, सेंटर से, मान लो हम रॉक सैटेलाइट को इधर नहीं, पहले हम ऐसा सैटेलाइट लेते हैं जो इधर है, ऐसे घूम रहा है सैटेलाइट, बिल्कुल न तो पोल पे न इक्वेटर, बीच में ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब ये सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है, ये वाले ऑर्बिट, भाई जिस ऑर्बिट में या जिस पाथ पे घूम रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये मैं बता चुका हूँ, केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ। वहां इलिप्टिकल और पाथ था, इसलिए उसको ऑर्बिट हमने बोला ही था। यहाँ कैसा पाथ होगा इसका, सर्कुलर। तो मान लो ये यहाँ पर इसका ऐसे से घूम रहा है, तो हम ये चेक करें क्या ये ऑर्बिट स्टेबल है कि नहीं। क्योंकि यहाँ दो टाइप की ऑर्बिट मिलेगी, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। तो हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये ऑर्बिट स्टेबल है या नहीं है। और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जो होता है वो एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, चलिए अभी सैटेलाइट पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये जरा चेक कर ले। एक तो ग्रेविटेशन लगेगा, और कोई लगेगा ही नहीं। हवा में और कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा किसका, अर्थ का। और ये इस पाथ पे घूम रहा है, तो इस एफ जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट कहा जाएगा नीचे आ जाएगा। ये जो कंपोनेंट इसको क्या काम करेगा, लेकिन ये फोर्स क्या काम करेगा,
इसको नीचे खींचेगा तो ये इस ऑर्बिट में रह ही नहीं पाएगा, ये कुछ इस टाइप से मोशन करेगा। तो ये इसकी ऑर्बिट जो होगी वो स्टेबल ऑर्बिट। ये स्टेबल ऑर्बिट क्यों नहीं है? क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट तो इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट इसको नीचे खींच लेगा ताकि ये इस ऑर्बिट में स्टेबल नहीं रह पाए। ये स्टेबल कब बनेगी ऑर्बिट? जब सारा का सारा ग्रेविटेशन फोर्स कहां मिले? टुवर्ड्स सेंटर, मतलब ये नीचे वाला फोर्स नहीं मिले। इसका मतलब क्या होगा? वो ऑर्बिट कहां होनी चाहिए? वो इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, है ना। अगर इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, मान लो यहां पर होगा सैटेलाइट, तो सारा का सारा फोर्स कहां मिलेगा? टुवर्ड्स सेंटर। इसका नीचे कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, और नीचे कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा तो स्टेबल रहेगी। एक और है, पोल पे। पोल पे आएगा तब भी क्या हो जाएगा? स्टेबल ही तो रहेगा। ये दो चीज मिलेगी। स्टेबल ऑर्बिट जो होती है वो कब होगी? जब सारा का सारा फोर्स कहां मिले? ग्रेविटेशन फोर्स कहां मिले? टुवर्ड्स सेंटर। तो जाकर ये क्या बनेगी? स्टेबल ऑर्बिट। क्लियर है सभी को? इसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ लो, कंडीशन फॉर सैटेलाइट का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ लें। देखो फर्स्ट डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम बना हुआ होगा, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स का एक कंपोनेंट तो क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सेंटीमीटर फोर्स, और दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है? इसको नीचे खींच रहा है। तो स्टेबल होगा अनस्टेबल? स्टेबल होने के लिए इसका प्लेन कौन सा होना चाहिए? इक्वेटोरियल प्लेन या फिर पोलर प्लेन, दोनों हो सकता है। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर दूसरे देखो, सारा का सारा फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कहां मिला? टुवर्ड्स, इसको क्या कहा जाएगा? स्टेबल। स्टेबल ऑर्बिट। और जो सर्कल होता है, ये जो ऑर्बिट होता है ना, इस ऑर्बिट को ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। लिखा हुआ भी होगा ऐसा कुछ, है ना, अंडरलाइन कर लो, सिर्फ पढ़ लो। ऐसा कोई आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, कि इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है। इस टॉपिक पर और सैटेलाइट पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ के, बाकी न्यूमेरिकल पार्ट इसके ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, हमें नॉलेज होना चाहिए कि क्या है, इसलिए अंडरलाइन कर लेना है। मैंने आपको इसलिए आपको पढ़कर आने को बोला था कि 8.1 और 8.2 ये तो जरूरी पढ़ लेना, जरूरी है, ठीक है। और 9th और 10th जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट, और एक और था वेटलेसनेस, ये पढ़ कर आने को बोला था, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक इसको डाउट है? कंडीशन फॉर सैटेलाइट, पोलर और, ठीक है। इसे ऐसे नहीं कह रहे तुम, इस टाइप से, इस टाइप से घूमने के लिए घूम तो सकता है। अगर हम इसको यहां से लॉन्च करें, इधर भेजें, और ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियली इस तरफ से वेलोसिटी दे दें, तो घूमने लग जाएगा ये इस तरीके से। पर इसमें इसका जो खुद का रोटेशन है वो इफेक्ट दे सकता है। इसका जो एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला कंसेप्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि टिपिकल पर, बाकी ये हो सकता है। पर इसको हम स्टेबल कह भी सकते हैं, क्योंकि सारा फोर्स कहाँ मिलेगा? सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा। ये जो ये क्या बोलते हैं ऑर्बिट जो बोली हमने, ये स्टेबल बोली जा सकती है ना। पर ऐसा हम इसको लॉन्च नहीं करते, क्योंकि ये जो है ना तो हमारे किसी काम का, ये सैटेलाइट बनाते किस काम के लिए बनाते हैं? या तो हमें कोई सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तब काम के लिए बनाते हैं। वो जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, जो उसको हम इक्वेटोरियल प्लेन पे बनाया जाता है। आप यहाँ से बनाओगे कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं ये वो चीजें पढ़ रहे हैं जो बहुत सारी चीजें में से काम काम की चीजें ही बताई गई। आप सैटेलाइट जब बनाया गया था पहली बार, तो उनको क्या पता था कि भाई ये इक्वेटोरियल प्लेन वाला सैटेलाइट बनाना है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, और कितने टेलीकम्युनिकेशन लगते सैटेलाइट ये कैसे मालूम पड़ा? तो ये सारी चीजें उन्होंने पूरा स्टडी करने के बाद में, चेक करने के बाद में फिर ये बातें बताई कि हम जनरली जो सैटेलाइट यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंट रियल लाइफ में, वो कौन कौन सा सैटेलाइट यूज कर रहे हैं? या तो टेलीकम्युनिकेशन वाला कर रहे हैं, या फिर एटमोस्फेयर के बारे में कोई नॉलेज गेन करनी तो वो काम कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के सैटेलाइट ही यूज किए जा रहे हैं, और दो टाइप के सैटेलाइट हमें कहाँ लॉन्च करना पड़ता है? जियो स्टेशनरी के लिए इक्वेटोरियल प्लेन पे, और अगर एटमोस्फेयर चाहिए तो पोलर पे। बाकी ये भी सैटेलाइट स्टेबल ही मानी जाएगी, ये अनस्टेबल नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सारा का सारा फोर्स कहाँ मिलेगा?
टूवर्ड्स सेंटर। लेकिन ये सैटेलाइट हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यूटिलाइजेशन इसका कहीं होगा नहीं, बाकी ये स्टेबल ही मानी जाएगी। क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़े, चलिए। ये वाला जो लॉन्च करना पड़ेगा ना, इसमें आपको फ्यूल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस वाले में, और तकलीफ भी आएगी। अब ये चीज में ऐसे तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम जियो स्टेशन सैटेलाइट जियो स्टेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो हम अर्थ के डायरेक्शन में ही लॉन्च करते हैं उसको, उसमें हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, क्या, वेलोसिटी की, तो हमें फ्यूल कम खर्च करना पड़ता है। अगर हम अर्थ के रोटेशन के अपोजिट या किसी भी अलग डायरेक्शन में आप उसको लॉन्च करोगे तो आपको फ्यूल ज्यादा यूज करना पड़ेगा, बाकी काम तो ये भी वही काम करेगा। ठीक है, आज आगे बढ़े। अच्छा, कंडीशन फॉर सैटेलाइट, इसके अलावा इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? कि भाई ऑर्बिट का सेंटर और इक्वेटोरियल प्लेन का सेंटर, एक पॉइंट अर्थ का सेंटर एक ही पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा जो प्लेन होगा, किसका प्लेन? ऑर्बिट का जो प्लेन होगा वो जनरली हम किस प्लेन में रखते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में रखते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेन अगर तिरछा हो जाएगा और सेंटर सेम रहेगा तो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल ही होगा। लेकिन अभी जैसे बताया है कि वहां पर बाकी सारी चीजें, जैसे फ्यूल वाली बात आ गई, ये सारी चीजें ज्यादा यूज हो जाएगी, इसलिए वहां पर हम रखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना और समझना, क्वेश्चन का आंसर देना। कौन अच्छा वोल्टेज मेजर करता है? अच्छा, ये तो तुमने पढ़ा ही नहीं होगा 11th में, और क्या कंसेप्ट है इसके पर बेस्ड? अच्छा इंस्ट्रूमेंट 11th में तो आप बता ही नहीं पाएंगे। 12th में टॉपिक आता है वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर आपने सुना नहीं होगा ना, मैं आपको हल्का फुल्का छोटी सी चीज बता देता हूँ, ताकि क्या है 12th का पार्ट ही बाद में पढ़ोगे, पर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। मैं इनका नाम नहीं बता रहा क्योंकि नाम आपने पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ वोल्ट मीटर सबने पढ़ रखा है, सुन रखा है, उसको लेके चलता हूँ। वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मेजर करता है, लेकिन वो करेक्ट रीडिंग नहीं बताता, एरर बताता है, थोड़ी सी गलत रीडिंग बताता है। ये कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो करेक्ट रीडिंग नहीं बताते। ये यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा भी है कि मशीन के अंदर कुछ ना कुछ एरर होती है, चाहे वो सिस्टमेटिक एरर हो या ह्यूमन एरर हो या उसके जो बनाए गए उसके हिसाब से एरर हो, हमेशा एरर रहेगी। लेकिन हम जनरली कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या उसमें एरर हो चाहे नहीं हो? जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वोल्टेज मेजर करने का, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, वो एकदम करेक्ट रीडिंग मेजर करता है ना, नल इफेक्ट पे काम करता है। लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं करते क्योंकि इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर मान लो मुझे लैब के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो मैं पोटेंशियोमीटर ले लेके नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि 10 मीटर का वायर होता है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर, ऐसे सभी लेके जाना पड़ेगा। और वोल्ट वोल्ट मीटर इतना सा होता है, तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट छोटा है तो उसको हम इजीली यूज कर ले, चाहे वो गलत रीडिंग क्यों नहीं दे रहा है। तो ये एक तरीका है कि हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो इजी टू कैरी हो, जिसको बनाने में पैसा कम खर्च, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग ही क्यों नहीं दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हम बर्दाश्त कर लेंगे, है ना। पर या तो हम अपनी बॉडी को तकलीफ नहीं दे सकते और जेब को तकलीफ नहीं दे सकते, बाकी गलत होगा चलेगा। ठीक है, जो अपन रीडिंग मेजर करते हैं वेइंग मशीन, वो सारी वेइंग मशीन बिल्कुल सही तो होती है नहीं, कहीं आपने देखा तो 0-0 मैच नहीं करता, कभी इधर कभी इधर, है ना, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर होती है वहां पे। फिर भी हम क्या करते हैं, वेट में कितना होगा, ऐसा तो है नहीं कि हमारा वजन 50 किलो है 100 किलो, इतनी तो एरर होगी नहीं, हल्की फुल्की एरर होगी, नेग्लिजिबल, कर सकते हैं, ये होता है हाल। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें, ये जो भी आपको बताया गया, दिमाग में किसको रख के बताया गया? जियो स्टेरियो सैटेलाइट। जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट किसके लिए लिखे हैं? जियो स्टेरियो सैटेलाइट। क्यों? मैक्सिमम सैटेलाइट हम बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, यही तो लॉन्च करते हैं जियो स्टेरियो। क्यों? क्योंकि जियो स्टेरियो सैटेलाइट बनाने के पीछे फायदा है, क्योंकि वो, हाँ, वो जो अर्थ है ना, अर्थ भी उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और हमें उसको भी उसी डायरेक्शन में रोटेट कराना, इजी हो जाता है रोटेट करवाना, वेलोसिटी उसको कम देनी पड़ती है, वो आराम से लॉन्च हो जाता है, कम खर्च करना पड़ता है, तो जल्दी से जल्दी लॉन्च हो सकता है। ऐसा कर कुछ इसमें लिखा हुआ है क्या लॉन्चिंग के बारे में? लिखा हुआ होगा ना इसमें कुछ पॉइंट। हाँ, रोटेशन के बारे में, रोटेशन का इफेक्ट दे रखा होगा, वो हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो हम ऐसा ही मिसाइल या फिर ऐसा ही सैटेलाइट बनाते हैं जिसमें हमें कुछ फायदा मिले। तो ये जितनी भी थ्योरी बनाई गई है
किस सैटेलाइट को दिमाग में रखते हुए बनाई गई है? जियो सैटेलाइट, या आप उसको कह दो कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कह सकता हूं। क्लियर है? फिलहाल सैटेलाइट की कंडीशन के लिए दो बातें ध्यान रखनी। क्या क्या बातें ध्यान रखनी? एक तो प्लेन कैसा होना चाहिए? इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब लॉन्च होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन में ही लॉन्च होगा। दूसरा, जो सर्कल बनेगा या जो ऑर्बिट बनेगा उसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड करना चाहिए। ये दो कंडीशन है, याद रख लेना। क्लियर है? आ जाओ अब नेक्स्ट, ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट। इनके डेरिवेशन जरूर याद रखना, क्योंकि डेरिवेशन ही काम के है। आपको कई बार डेरिवेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? ऑर्बिटल स्पीड का मतलब क्या हो, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे बना रहा हूं कि हम काफी ऊपर से देख रहे हैं सैटेलाइट, अर्थ और सैटेलाइट को काफी ऊपर से देख रहे हैं, है ना? अभी हमने ऐसा देखा था डायग्राम, जिसमें मैंने अर्थ को तो बड़ा बनाया था और सैटेलाइट को छोटा बनाया था। अब मैं काफी ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे अर्थ छोटा सा नजर आ रहा है और सैटेलाइट को बिल्कुल पॉइंट मास नजर आएगा। उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बना रहा हूं। ये अर्थ का सेंटर, ये सैटेलाइट, और ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है? अच्छा, ये डिस्टेंस हमेशा क्या मानी जाएगी? स्मॉल आर। अब बताओ स्मॉल आर का नाम यहाँ क्या? ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट, और ये अर्थ है। ये स्मॉल आर का क्या नाम होगा? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर, या फिर क्या बोल सकता हूं इसको? रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकता हूं, क्योंकि जिस सर्कल में, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है उसकी ये क्या बन जाएगी? क्योंकि इस सर्कल की ये क्या मिलेगी आपको? सेंटर। ये ऐसे नहीं घूम रहा है, ये ऐसे ही घूम रहा है। इसको ऊपर से देखूंगा तो आपको ऐसे तो नजर आएगा, जिसका डायग्राम ऐसे चिपका रखा है। क्लियर है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं है ये, हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक? अच्छा, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? अभी हाल फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स, यही मिलेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? टेंजेंशियली। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वी नॉट। वी नॉट मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के बताएं। अगर किसी पॉइंट पर मान लो हमने ग्रेविटेशन फोर्स या कुछ भी सडनली ऐसा हो गया कि ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो गया, ये सैटेलाइट कहां जाएगा? टेंजेंशियल निकल लेगा। सब कुछ में आ गया ना? और अगर किसी पॉइंट पर इस सैटेलाइट की स्पीड 0 हो गई तो टूवर्ड्स अर्थ सेंटर मोशन करने लग जाएगा। एक स्टेटमेंट दिया जाता है, अगर किसी बॉडी के पास में वेलोसिटी है तो हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी। अगर उसके पास में वेलोसिटी नहीं है तो किस डायरेक्शन में जाएगी? नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। क्लियर है? इस पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे मॉड्यूल के अंदर। एक क्वेश्चन था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना? ये कई बार ऐसा भी है कि स्ट्रिंग से स्टोन को बांध देते हैं, घुमा रहे हैं, अचानक से स्ट्रिंग को काट दिया, स्टोन कहाँ जाएगा? टेंजेंशियल जाएगा। मून है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा, मून भी सैटेलाइट तो है, अचानक से ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो गया तो मून कहाँ जाएगा? टेंजेंशियल जाएगा। सैटेलाइट या अर्थ के चारों तरफ से घूम रहा, अचानक से ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो गया, सैटेलाइट कहाँ जाएगा? टेंजेंशियल जाएगा। अगर वेलोसिटी 0 हो गई, समझ में आ गया? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सैटेलाइट पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है फिर भी ये गोल गोल ही क्यों घूम रहा है, इसकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये फोर्स तो इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये जाएगा किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी इसका टूवर्ड सेंटर नहीं है, कैसा है? टेंजेंशियल है। फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, इसके पास वेलोसिटी होने के बावजूद अगर वेलोसिटी है तो ये टेंजेंशियली बाहर क्यों नहीं चला जाता है? क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगा, जो इसकी डायरेक्शन को बार बार क्या करेगा? चेंज करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। ये वी नॉट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ये फोर्स इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंटीमीटर फोर्स। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, जो ये डेरिवेशन है यही कई बार क्वेश्चन बनेगा, यही कई बार आंसर बन जाएगा। और बहुत सिंपल है। हाँ जी बताइए, ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या ले सकते हैं? सेंटीमीटर फोर्स क्या प्रोवाइड करवाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज एम? मास ऑफ सैटेलाइट। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ सर्कल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो। ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा? जी एम ई स्मॉल अपॉन स्क्वायर। क्लियर है? तो एक आर कैंसिल, एक एम कैंसिल, हाँ जी, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है? कौन सा ऑर्बिट है? सर्कुलर है, इलिप्टिकल है? सर्कुलर ऑर्बिट में आर कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब है वी नॉट का आर का रिलेशन मिला? जो मीनिंग क्या है लिख देता हूं मैं।
V नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। मीनिंग क्या है? आर बढ़ेगा तो वो ठीक, आर बढ़ेगा मतलब क्या? जितना ज्यादा दूर पर ऑर्बिट बनेगा उतनी स्पीड ऑर्बिट सैटेलाइट की कम होगी। ये एक ऑर्बिट के लिए नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के लिए। कल हमने ऐसा पढ़ा था, रिलेशन आया था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वो किसके लिए था? एक ही ऑर्बिट के लिए था। कौन सा? इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये दोनों में बहुत महंगे डिफरेंसेस है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में V डिफरेंट डिफरेंट रहता है, वेरिएबल रहता है। और V का R के साथ रिलेशन क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एक ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जबकि एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में V और R दोनों क्या रहते हैं? कांस्टेंट। और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा ना यहाँ पे, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स है, वो भी किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स सेंटर। क्या यहाँ टेंजेंशियल फोर्स है क्या? अगर टेंजेंशियल फोर्स है ही नहीं तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज करने, सॉरी स्पीड चेंज करने का फैक्टर होगा ही नहीं। तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। कौन सा ये यूनिफॉर्म सुपर मोशन का एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, सब चीज तो कांस्टेंट मिलेगी आपको इसमें, है ना? सिर्फ वेलोसिटी डायरेक्शन वेरी मिलेगी। आगे बढ़ू मैं? अच्छा ध्यान से सुना। V नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब क्या? अगर मैं ऑर्बिट की रेडियस बढ़ा दूं, मतलब इसको और हाइट पे लेके जा रहा हूं, तो इसकी स्पीड उस ऑर्बिट में, अगर ऑर्बिट बनेगा तो उस ऑर्बिट में इसकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में कम होगी। आई बात में? ठीक है। अच्छा मान लो ऑर्बिट बढ़ता है, ऑर्बिट का साइज अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो रही है? डिक्रीज। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है? अर्थ सरफेस से दूर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। मैक्सिमम कितनी? इनफाइनाइट पर कितनी? जीरो। क्लियर? तो हमें एक रिलेशन मिल गया, वी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा वी नॉट किस बात पे डिपेंड करे? मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ, क्लियर हो गया सभी को? अच्छा मैं अगर ऐसा कहता हूं कि इसको आर ई प्लस एच लिख सकता हूं, तो वी नॉट इज इक्वल टू, देखना इसको अच्छी तरह, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। मुझे स्मॉल जी के टर्म्स में बनाना है, बना भी सकता हूं। क्या कॉमन ले लूंगा? आर ई कॉमन ले लेंगे, तो जी एम ई अपॉन आर ई 1 + h/r ई। अभी तो जी बनेगा नहीं, फिर से आर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब बन जाएगा। वी नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा? अंडर रूट जी आर ई अपॉन 1 + h/r ई। क्लियर है? अगर हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और कम हाइट पे लॉन्च कर रहे हैं, कम हाइट पे लॉन्च करेंगे तो क्या होगा? h के लिए r से क्या हो जाएगी? कम। h इज लेस देन आर ई, सो h/r/e नियर इक्वल टू क्या जाएगा? जी। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? नियर अर्थ सरफेस अगर सैटेलाइट लॉन्च किया जाए तो उसकी कंडीशन बताई जा रही है। तो h/r क्या हो जाएगा? जीरो। तो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट GRE, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ अंडर रूट GME अपॉन RE। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहा जाए कि हम अर्थ सरफेस से एक पत्थर लिया, हमने अर्थ सरफेस पर हमने पत्थर लिया और 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंक दिया, ये क्या काम करने लग जाएगा? अर्थ के चारों तरफ घूमने लग जाएगा, सैटेलाइट बन जाएगा। अगर हमें किसी भी अर्थ के आसपास सैटेलाइट बनाना है, कितनी स्पीड देनी पड़ेगी इसको? 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड देनी पड़ेगी। 1 नहीं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर फेंकेंगे उसको तो वो अर्थ के चारों तरफ क्या करने लग जाए? घूमने लग जाए। वो ऐसा नहीं तो कहीं भी फेंके तब हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। पूरा वो सिस्टम है लॉन्च करने वाला सिस्टम। फोर्स के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं अगर मुझे लॉन्च करना है, लॉन्च करना तो मिनिमम स्पीड क्या दूंगा? 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड, तब जाके वो लॉन्च होगा। क्लियर है? ध्यान से सुनना अच्छी तरह। मुझे अगर लॉन्च करना है हाइट पे, ज्यादा हाइट पे लॉन्च करना है, तो ज्यादा हाइट पे लॉन्च करने के लिए जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी मुझे वहां देनी पड़ेगी लॉन्च करवाने के लिए। यहां से तो सिर्फ क्या काम करना पड़ेगा? इसको पहले कहां भेजेंगे? ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजने के बाद में फिर ये लॉन्च कराएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ऐसे चलेंगे साथ साथ।
लेकिन दोनों का लैंग्वेज सेम और बिल्कुल डिफरेंट। हम जब भी किसी सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको लेकर ऐसे लेकर नहीं जाऊंगा, तो हमारे लिए पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या काम करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं किस फॉर्म में एनर्जी दूंगा? वो जो मैं काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं उससे क्या काम करेगी? एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, घुमाने में उसका कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाएंगे, उसका रोल है काइनेटिक एनर्जी का। और सुनो, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होगी? डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होगी? डिक्रीज। ये दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी है। एक ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी, एक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेकर जाने के लिए दी गई काइनेटिक एनर्जी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसको ऐसा मत कह देना कि अगर मैं मान लो किसी सैटेलाइट को और काइनेटिक एनर्जी दे दूं, और काइनेटिक एनर्जी दे दूं, तो क्या ये नीचे आ जाएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब ये सोचो कैसा खतरनाक पॉइंट है। ऐसे कैसे हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मैं इसकी बढ़ा रहा हूं तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि ऊपर जाकर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिट की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, फिर भी ये ऊपर जा रहा है क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है। हाँ, हमने एक्चुअल में उसकी टोटल एनर्जी बढ़ाई है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए, अगर मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना कंफ्यूजन वाले, तो उसको थोड़ा साइड में रख देना, जब तक मैं पूरी एनर्जी नहीं पढ़ा दूं, क्योंकि एनर्जी पढ़ाने के बाद दिमाग में फिट बैठेगा कि हो क्या रहा है। क्लियर है? वापस सुनो, ये जो ऑर्बिट है, मान लो इसकी वेलोसिटी v है। हमें एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि जैसे जैसे मैं दूसरे ऑर्बिट में जाऊंगा, हाई ऑर्बिट में जाऊंगा, इसकी स्पीड कम मिलेगी। इसकी स्पीड कम मिले, क्यों कम मिलेगी हम समझ लेंगे। रिलेशन मिल चुका, v टू r। क्लियर है? एक ही ऑर्बिट की बात करो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। एक ही ऑर्बिट के लिए बात करूंगा, स्पीड क्या मिलेगी? कांस्टेंट। क्लियर? हाँ जी। नियर अर्थ सरफेस उसकी कितनी ऑर्बिटल स्पीड होगी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सबसे ज्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी है, सबसे ज्यादा। किसी सैटेलाइट की मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो सकती है? क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि तो नियर अर्थ सरफेस, इससे दूर जाऊंगा ऑर्बिटल स्पीड कम रखनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड हो सकती है। क्लियर है? इससे ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड नहीं हो सकती। आगे बढ़े। अच्छा, अब सुनो, ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये डिपेंड कर रहा है एम और आर पे। वी नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर मैं मास को कांस्टेंट रखते हुए इस अर्थ का रेडियस बढ़ा दूं तो इसके ऑर्बिटल स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, सोचना आराम से। अगर हम इसके मास को कांस्टेंट रखते हुए, है ना, इसकी रेडियस, अर्थ की रेडियस को बढ़ा दूं, तो बताइए इसके ऑर्बिटल स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? जी एम ए अपॉन स्मॉल आर। जी चेंज होता नहीं, मास ऑफ अर्थ हमने कांस्टेंट रखा है। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस, रेडियस से नहीं। अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा भी कर दूं तभी सेंटर से डिस्टेंस क्या रह रही है? सेम ही तो रह रही है। समझ में आएगी नहीं? इसलिए हमने क्या लिखा है? डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट नहीं, ऑर्बिट। क्लियर? किस पे डिपेंड और नहीं करेगा? हाँ, ऐसा नहीं है, कई बार डिपेंड कर भी सकता, कई बार रेडियस पे डिपेंड कर भी सकता है ना। अब एक काम करो, नियर अर्थ सरफेस बनाओ, तब तो डिपेंड करेगा नहीं करेगा। पर इसको हम इसमें काउंट नहीं कर सकते कि डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, इन दोनों पे तो कंफर्म करेगा, मास और रेडियस पे कंफर्म करेगा। आप मास को चेंज कर दो, कंफर्म उसका क्या हो जाएगा? वी नॉट चेंज हो जाएगा। अगर आप उसकी रेडियस चेंज कर दो, कंफर्म उसका वी नॉट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन रेडियस ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, अब बताओ, नियर अर्थ सरफेस का ऑर्बिटल स्पीड चेंज नहीं हो जाएगी? अगर मैं रेडियस चेंज कर दूंगा तो हो जाएगी। तो कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती।
लेकिन एग्जैक्टली अगर कहा जाए डिपेंडेंसी किस पे बोलूंगा मैं, सिर्फ दो चीजों पे, किस किस पे, मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ हाँ, सोलर एनर्जी ऑर्बिट की वेलोसिटी, हाँ मतलब वही सैटेलाइट की वेलोसिटी, इतना तो मैंने को यार इतना आइडिया नहीं है, सोच के बता सकता हूँ, है ना। सोलर पैनल वाली बात करो ना, सोलर पैनल यूज क्यों करते हैं वहां पे, वो तो, एक मिनट, सोलर पैनल का बेसिकली काम क्या होता है, हाँ, वो फिर वो रोटेटरी सिस्टम का ही पार्ट हो जाएगा कि वो उसको यहाँ पर चला सके। तो एक बार आपने इसको चला दिया, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं किसी भी फोर्स की, आराम से चल सकता है। लेकिन बस हाँ हाँ, तो क्या होता है, ये हम वो मान के चल रहे कि यहाँ पे और कोई चीजें नहीं है, सिर्फ एक ही है, कौन, सैटेलाइट। अगर मान लो बीच में इसको कुछ और मिल गया, टकरा गया, वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती, तो वो वहां पे यूज हो सकता है ना। या कोई भी ऐसा सिस्टम वहां पे होगा जो इसको वापस करेगा, इसको वापस चला दे, है ना। अगर मान लो कोई फ्रिक्शन इसको मिल जाए, किसी भी रीजन से फ्रिक्शन मिल जाए, तो उसकी एनर्जी क्या होती रहेगी धीरे धीरे, तो उसको वापस से इसको पाथ में लेकर उसी स्पीड पे रखने के लिए, तो हमें पीछे आगे की तरफ एक फोर्स और लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ इधर। वी नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या मैं इसको रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकता हूं, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकता हूं, नहीं, डिपेंड करता है, कभी ना कभी तो करेगा ना, इस केस में तो कर लेगा, है ना। लेकिन ये एक्चुअली किस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, जो कैंसिल आउट हुआ है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर यहां से भी आपसे पूछा जाए वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सैटेलाइट की पावर, क्लियर। क्वेश्चन सुनो, अगर हम किसी बॉडी को एस्केप करना चाहते हैं तो उसको कितनी एनर्जी देते हैं सरफेस पे, कितनी वेलोसिटी देते हैं सरफेस पे, 11.2, फॉर्मूला बोलो, जी, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है, यहाँ देखो, यहाँ कितनी वेलोसिटी इसकी, √GME/r, सरफेस के लिए बात कर रहा हूं मैं इसको और कितनी वेलोसिटी, कितना टाइम कर दूं इसका कि एस्केप करते। मतलब अगर आपसे कहा जाए किसी सैटेलाइट को, है ना, सैटेलाइट को अगर मैं √2 स्पीड उसकी बढ़ा दूं, तो वो क्या कर जाएगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा, है ना। अब इसको देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। स्पीड जो है, एस्केप वेलोसिटी जो होती है, वो √2 टाइम्स किसकी हो रही है, वी नॉट, ये हो रहा है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2GME/3, और वी नॉट का फॉर्मूला होता है √GME/3, तो कितने टाइम्स है, √2 टाइम्स। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड को कितने टाइम्स कर दे, √2 टाइम्स कर दिया जाए, और √2 टाइम्स का मतलब कितने परसेंटेज इंक्रीज, 41.4% इंक्रीज कर दिया जाए। या मैं ऐसा कहूं कितने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कर दूं, 2 टाइम्स। अगर स्पीड √2 टाइम्स कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स करनी पड़ेगी, 10 टाइम्स करनी पड़ेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी को कितने परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, 100%। ये चारों क्वेश्चन के आंसर है, और लैंग्वेज सेम है। आपको कहा जाए सैटेलाइट को हमें अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर लेके जाना है, तो क्या मेथड है, 4 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको कि स्पीड कितने टाइम्स कर दो, √2 टाइम्स। सेकंड ऑप्शन दे दिया स्पीड जो है उसको कितने परसेंटेज इंक्रीज कर दो, 41.4%, √2 को क्या लेते हैं 1.414, तो उस परसेंटेज निकालूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, कितना आता है 41.4%। ये स्पीड के बारे में बात की थी। एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, अगर स्पीड √2 टाइम्स कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो 2 टाइम्स करने मतलब कितने परसेंटेज इंक्रीज करना, 100% इंक्रीज। आपको किसी में चारों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, क्लियर है। इस केस में जब हम ऐसा काम करें, उस केस में जो सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट क्या कर जाएगा, विल एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर है, एनी डाउट। ये ऑर्बिटल स्पीड के बारे में सब कुछ नॉलेज मैंने दे दिया आपको।
मेनली क्या क्या याद रखना है, ये वी नॉट कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके बराबर कर देना, सेंटीमीटर फोर्स, आपको ग्रेविटेशन ये वी नॉट मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला आया है इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। नियर अर्थ सरफेस के बारे में अगर निकालना है तो नियर अर्थ सरफेस पे स्पीड फिक्स है कितनी, अंडर रूट जी आर ई या फिर अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई, ये वैल्यू कितनी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अच्छा, ये वी नॉट जो ऑर्बिटल स्पीड किस किस पे डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये भी दिमाग में रहेगा। और अगर मैं किसी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना चाहूं तो मुझे इसको कितना स्पीड करनी पड़ेगी, रूट 2 टाइम्स, कितनी बढ़ानी पड़ेगी 41.4%, काइनेटिक एनर्जी डबल, कितना परसेंटेज इंक्रीज, इतने इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? ये स्पीड इसको इस ऑर्बिट में बने रहने के लिए चाहिए। मान लो इसको 8 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड चाहिए इस ऑर्बिट में बने रहने के लिए, तो पहले हम क्या करते हैं, सरफेस से इसको लॉन्च करते हैं, यहां से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करेंगे जितनी हाइट पे लेके जाना उतनी हाइट पे लेके गए। उसके बाद इसमें रोटेटरी सिस्टम ऑलरेडी फिट किया जाता है, चाहे हम यहाँ बैठे बैठे इसको हैंडल करते हैं। फिर क्या काम किया जाता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको 8 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड दे देंगे। बिल्कुल, तो जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको फोर्स वेलोसिटी दे देंगे तो ये फोर्स और ये वेलोसिटी ये किसको किस पाथ में घुमाएंगे, सर्कुलर पाथ में घुमाना स्टार्ट कर देंगे। हम्म हम्म, हाँ हाँ, घूमने की तब कुछ नहीं करेगा ना, ये घूमने के लिए इसको वेलोसिटी हमने दे दी और फोर्स इसको मिल ही रहा है, ये वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। अगर ये और कोई रास्ते में कुछ भी नहीं है, ना तो किसी बॉडी से टकरा रहा है, बिल्कुल ये अपने पाथ पे घूम रहा है, रास्ते में ना तो इसको कोई फ्रिक्शन मिल रहा है, नॉन कंडक्टिव फोर्स मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ एक फोर्स मिल रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये वेलोसिटी तो हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे अगर कोई फोर्स है तो वो सिर्फ क्या चीज चेंज करता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज करने का फैक्टर है ही नहीं, तो आराम से इन्फिनिट टाइम तक घूमता ही रहेगा। बिल्कुल वन टाइम स्पीड, हाँ ये बाहर निकल जाए। अगर मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड और बढ़ा दी, इसकी स्पीड और बढ़ा रहा हूँ, रूट 2 टाइम्स कर रहा हूँ, है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, एस्केप। अच्छा एक बार में ध्यान देना, अगर मैं इसकी स्पीड रूट 2 टाइम्स नहीं कर, थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, 10% बढ़ाया, क्या होगा सोच के बता, ऑर्बिट कहाँ जाएगा, देखो आया ना कंफ्यूजन, अंदर बाहर, या तो ये अंदर जाएगा या फिर बाहर जाएगा। हाँ, इसको अभी जब मैं होल्ड करो बताऊंगा, ये एनर्जी से चेक करते हैं, वेलोसिटी इस कंसेप्ट से चेक नहीं करते। हाँ, इस कंसेप्ट से चेक नहीं करेंगे, इससे मत चेक करने बैठ जाना कि मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो इसका ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जानी चाहिए, कम, नीचे नहीं आएगा, ये आ ही जाएगा। ये सारा कंसेप्ट एनर्जी से चेक किया जाता है। ये तो सिर्फ क्या काम कह रहा है कि आपको अगर स्पीड निकालनी है कि भाई इतने डिस्टेंस पे लेके गए तो ऑर्बिटल स्पीड निकालो, कि मुझे लॉन्च करने के लिए कितनी ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, वो उसके लिए ये चीज। हाँ हो गया, इधर, हाँ 2-3 किलोमीटर, शटल लॉन्च तो हमेशा सरफेस से करेंगे हम। पास में, अच्छा ये, अब बताओ सैटेलाइट क्यों लॉन्च किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए तो 36,000 किलोमीटर ऊपर फेंकना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो कम हाइट पे जो नियर अर्थ सरफेस का है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, नियर अर्थ सरफेस के आसपास सैटेलाइट ये लॉन्च किया जाता है। लेकिन जो हमें चाहिए, जियो स्टेशनरी चाहिए, उसकी तो बहुत ज्यादा हाइट होती है, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, सेंटर से 42,000 के आसपास, उतनी चाहिए होती है। लेकिन अगर वैसे अगर सिंपल सा एक कह सकते हैं कि हमें टेस्टिंग पर्पज से लॉन्च करना, तो नियर अर्थ सरफेस लॉन्च करके चेक करवा लो। हाँ बिल्कुल घूम सकता, कोई दिक्कत नहीं, 5 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, 5 किलोमीटर बहुत दूर होता है। अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको कम लग रहा हो तो ये 5 किलोमीटर तरह से है कि वैसे बहुत दूर है वो, दिखता है, दिखाई नहीं देगा 5 किलोमीटर दूर कौन है ना।
नहीं, यहाँ पर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी तो ऑर्बिट पर देनी पड़े, यहाँ से तो हम इसको अलग स्पीड देते भाई। जैसे अगर मान लो ऐसे समझना कि एक पतंग उड़ाना सभी को आता है ना? नहीं होता। पतंग उड़ाने में क्या 2 आदमी लगते हैं स्टार्टिंग में, है ना? हाँ, जो मतलब जिनकी किस्मत बढ़िया है और जिनको बिल्कुल परफेक्शन है जिनके अंदर कि हाँ वो अकेले ही पतंग उड़ा लेगा, वो अलग बात है। लेकिन कई बार हवा का ऐसा रहता है कि हम अकेले नहीं उड़ा पाते, तो अपने साथ में पंटर होता है, उसका काम है चरखी पकड़ना या पतंग पकड़ना, तो स्टार्टिंग में पतंग पकड़ता है ना। बिल्कुल ऐसे लॉन्च होगा, वो लेके जाएगा कहाँ? एक जगह पे जहां से उसको उड़ाना है। तो वैसे ही हम यहाँ सैटेलाइट को एक जगह पे लेके जाते, ये जगह हम ही डिसाइड करते, ये जगह भी हम डिसाइड करते हैं। जैसे आपको किस पर्पस के लिए सैटेलाइट रखना है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग मुझे उतनी हाइट पर लेके जाना पड़ेगा। अब वो हाइट हम ही डिसाइड करते कि कितनी हाइट पर, ये डिसाइड होता है टाइम पीरियड से या जो भी उसका यूज है उस हिसाब से। जैसे मान लो मुझे टाइम पीरियड चाहिए 24 आवर्स चाहिए, तो अर्थ का भी टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। और सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड क्या करना है? 24 आवर्स करना है। तो 24 आवर्स के लिए उसको कितनी हाइट पर लॉन्च करना है, वो हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। मान लो कोई वैल्यू आई 36,000 किलोमीटर वैल्यू आ गई, तो मुझे सरफेस से कितनी हाइट पर लेके जाना है? तो पहले मैं उसको सरफेस से लेके जाऊंगा 36,000 किलोमीटर हाइट से, लेकर पकड़ के लेकर नहीं जाऊंगा, लॉन्च करूंगा। मुझे इसको फेंकना पड़ेगा। जब मैं इसको फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे आने के बाद उसको कंट्रोल कर लेंगे, रुक जा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, जो सैटेलाइट का पार्ट रहेगा उसको हम V0 स्पीड देंगे यहीं पर, और ये V0 स्पीड के देने के बाद में ये उस पाथ पे, सर्कल पाथ पे घूमता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी इसकी यहाँ पर जब यहाँ रखा ही था हमने? 0 थी। अगर आप इसको √2gm/r दे दोगे तो ये कहां भाग जाएगा? एस्केप कर जाएगा। ठीक है, हाँ जी। आप यहां से यहां पर ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो जाएगी? √gme/r। और यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? √2gme/r। बेटा ये आपको याद है, मैंने कंसेप्ट बताया था। हाँ, तो ये आर की वैल्यू बढ़ी है ना, तो ये चेंज किया ना हमने। तो इस वाले ये ऑर्बिटल, ये कौन सी स्पीड होगी इसकी? ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड कितने टाइम्स करना पड़ेगा? √2 टाइम। ये सिर्फ सरफेस के लिए नहीं है, ये कंसेप्ट हर किसी जगह पे है। आप हर पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या रखोगे? डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रखोगे। कितना आएगा फॉर्मूला? √gma/r। अगर मैं सरफेस पे लेके आता हूं तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि सरफेस तो मुझे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रहता है, √2gme/r। तो मैंने यहां से बता दिया √2 टाइम्स। अब चाहो तो यहां से चेक कर लो ये कहाँ स्पीड है, आर रेडियस के ऑर्बिट में स्पीड है, समझ गए ना? हर बार √2 टाइम्स ही आएगा, हर बार, चाहे आप किसी भी हाइट पे हो, जरूर नहीं कि अर्थ सरफेस पे, किसी भी हाइट पे हो। हाँ यार, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नहीं तो ये बाकी लोगों को कैसे पता चलता है? हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया एग्जांपल के पोखरण में जो वो अपने मूवी भी देखी होगी आपने, कौन सी मूवी थी वो, परमाणु। सब कुछ यही चीज है, सब पता करते हैं। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट जिसके हैं वो सब पर नजर रखता ही है, तीसरी आंख है वो। हाँ, और एक और चीज भी है, जैसे अगर मान लो मैं पूरे एक अर्थ का कवर करना है ना, तो उसमें कितने सैटेलाइट चाहिए होते हैं? जियो सैटेलाइट 3 चाहिए होते हैं उसमें। एक सैटेलाइट से अकेले से काम नहीं हो पाएगा, वो कवर कर भी नहीं पाता है, 3 चाहिए होते हैं। सैटेलाइट के अंदर भी क्या होता है, वो सिग्नल भेजता है और हम उस सिग्नल को रिसीव करते हैं, है? ये सारा कंसेप्ट आपको वेव थ्योरी पढ़ी है ना आप लोगों ने, उसमें ये तो कंसेप्ट था वो, याद करो। वहां पे एक रिसीवर होता था, एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता था, जो हम पढ़ते थे, क्या नाम है उसका? सोनार सिस्टम नहीं, सोनार तो लाइट उसका हो गया, रेडार सिस्टम टाइप का होता है ना, है? वैसा ही बिल्कुल, कि हम यहाँ से एक सिग्नल भेजेंगे सैटेलाइट के पास में, सैटेलाइट से वो सिग्नल में वापस फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो ये सारे सिस्टम फ्रीक्वेंसी मैच, टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। टीवी जो हम देखा करते थे, कई बार एंटीना नहीं लगा होता था अपने यहाँ, अभी उसमें देखा ही नहीं हो, एंटीना वर्ड नाम सुना है? किन्हीं घर के अंदर पुराने पड़े होंगे, तो एंटीना घुमा घुमा के तो वो टीवी चालू होती थी वो, तो वही सिग्नल कैच करता था, फ्रीक्वेंसी सेट। हाँ, आजकल डिश टीवी लगती है,
उसमें भी वो फ्रीक्वेंसी सेट करके जाता है, इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ही पकड़ेगा ये, सारे टेलीकम्युनिकेशन पार्ट है ये। और इसको अगर ब्रॉड लेवल पे लेके आ जाएगा तो क्या नाम बन जाएगा इसका, सैटेलाइट। और छोटे लेवल पे डिश टीवी। ठीक है, रन करते इसका फर्स्ट पार्ट। इसका आपको डेरिवेशन याद रखना बेटा, ध्यान रखना, तो कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना इस पर, तो डेरिवेशन पे ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन आया जरूरी नहीं है, तो बहुत सिंपल है, फिक्स है। इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूं मैं, कुछ भी नहीं। आर यही रहेगा, एम यही रहेगा, तो हम क्या करते हैं, फोर्स ही चेंज कर देते हैं। अच्छा तुम्हें इसका याद है, ये किस फोर्स का है, ये स्पीड कब आएगी, जब ये फोर्स क्या होगा, जी एम वन इंटू बाई आर स्क्वायर। नहीं दूंगा ये फोर्स, डिफरेंट फोर्स दे दूंगा। स्पीड कैसे फाइंड करोगे, तो प्रोसेस पता होना चाहिए। ये है। आ जाओ नेक्स्ट, ये तो ऑर्बिटल स्पीड। अब नेक्स्ट लेते हैं टाइम पीरियड। अरे टाइम पीरियड कैसे निकाले, सैटेलाइट का एक साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या ये सैटेलाइट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, हो गया काम खत्म। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला होता है क्या, वी वी नॉट क्या है, आज रखते इसकी वैल्यू 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट जी एम ई। इसमें ऊपर ले जाओ, 2 पाई अंडर रूट, ये जब ऊपर रूट आगे बन जाएगा ना, इस आर को रूट के अंदर लेके जाओ, अपॉन जी एम ई। ये आ जाएगा फॉर्मूला। एक काम करो, थोड़ा सा इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम ई। याद करो ऐसा लिखा था मैंने कुछ, और वहां पर यहाँ क्या था, सन था, सेंट्रल बॉडी थी। यहाँ सेंट्रल बॉडी कौन सी है, वहां सेंट्रल बॉडी कौन सी थी, सन, इसलिए हमने सन का मास लिखा। क्लियर है। ये वो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसमें जो कांस्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएमई, ये नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखना। या जो मास होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सेंट्रल बॉडी पे। सेंट्रल बॉडी चेंज कर दोगे मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। ध्यान से सुनो। अब मान लो एक प्लेनेट है, सॉरी प्लेनेट नहीं, सैटेलाइट लेते हैं। सैटेलाइट जो है वो एक प्लेनेट के चारों तरफ आर रेडियस के पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, आर रेडियस के पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक या तो हम आर चेंज नहीं कर देते, या फिर प्लेनेट ये जो जिसके अबाउट घूम रहा है इसको ही चेंज नहीं कर। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और रेडियस वही रखूं, तब क्या टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा, हो जाएगा चेंज, क्योंकि आर वही रख रहे हैं तो ये चेंज कर दें, तब भी टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। और अगर मैं मास को यही रखूं, मतलब प्लेनेट यही रखता हूं, और इसकी रेडियस बढ़ा दूं, तब भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड चेंज होने के दो तरीके हैं, एक तो आर और एक मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। जनरली मास ऑफ सेंट्रल बॉडी को चेंज नहीं किया जाता, किसको चेंज करता है, रेडियस को चेंज करता है। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला याद रखा जाएगा। अब आ जाओ नियर अर्थ सरफेस के लिए बात करते हैं। नियर अर्थ सरफेस, अगर मैं नियर अर्थ सरफेस की बात करूं तो टी स्क्वायर इज प्रपोज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। स्मॉल आर की जगह में क्या लिखूंगा, यहाँ पे आर ई प्लस एच लिख दे, ऐसे लिख दे। एक काम करो, आर ई को बाहर निकालो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाई आर की पावर 3 आ जाएगा। टाइम पीरियड को लिखता है टी इक्वल टू, रूट ले लो दोनों तरफ, ले लो रूट क्या आ जाएगा बताओ जरा, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाई आर की पावर 3। और हमने पहले बोल रखा है नियर सरफेस है, तो एच इज लेस देन आर ई, सो एच बाई आर इज नील इक्वल टू, तो बताओ टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई। एक काम करो आर ई स्क्वायर करो, उसको आर ई स्क्वायर इंटू आर कर सकता हूं, और इस आर ई स्क्वायर को इसके नीचे लेके आ जाओ, क्या बन जाएगा बताओ, स्मॉल जी बन जाएगा।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ई अपॉन स्मॉल जी, इसको जानते हम, क्या नाम है इसका, 84.6 मिनट, nearly equal to 1.4 hours. नियर अर्थ सरफेस जो सैटेलाइट होता है उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट। ठीक है, ये कुछ याद रखना है। एक और सैटेलाइट है जियो स्टेशन सैटेलाइट, उसके लिए भी हमें ये याद रखना पड़ेगा, वी नॉट और टाइम पीरियड नियर द अर्थ सरफेस का ये दोनों होते हैं। आगे बढ़े, टाइम पीरियड समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यहां पर नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क 0, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स कभी भी टॉर्क प्रोवाइड, तो टॉर्क तो यहाँ क्या हो गया 0, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एमवीआर, एमवीआर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट, ये तो होगा। अच्छा वी मतलब क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी नॉट, वी नॉट का फॉर्मूला मैं 2 पाई आर बाई टी लिख सकता हूँ क्या, वी नॉट का फॉर्मूला 2 पाई आर बाई टी लिख सकता हूँ क्या, ये डिस्टेंस बाय टाइम ही तो है, और दूसरा क्या था आर, ये आर इक्वल टू कांस्टेंट। देखो ये m और 2m को, तो 2 को तो मैं बाहर कर दिया और जो बाकी है ना उसको एक साथ लिख दिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये 2 कांस्टेंट m कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट साथ भेज दे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन टी, ये भी क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट। जरा देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन टी क्या है, एरिया जो स्वैप कर रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में, क्या बोलते था उसको, एरियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट। केपलर के सेकंड लॉ से, केपलर के सेकंड लॉ से जिसने कहा था एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वहां से हमने क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है हमें, कांस्टेंट, और यहां से एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट, तो वहां से मैं क्या डिराइव कर सकता हूं, एरियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो एनर्जी, ये 4 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सिंपल भी है। एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूव करती है, मोशन करती है, तो उसके पास में कौन कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक तो होगी ही होगी, और अगर डिस्टेंस है या फोर्स ऐसा है जो पोटेंशियल एनर्जी बना सकता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, यही देखना है। ठीक है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर, आज वी नॉट का फॉर्मूला हम जानते हैं सभी, अंडर जी एम ई बाई आर, रख दे यहाँ पे, तो आ जाएगा जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2 आर, भाई 2 ये का ये एम यहाँ का यहाँ, और वी नॉट का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है तो भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है ना, एक काम करो, हम जानते हैं एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर, तो एम वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या वी निकाले थे, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन, तो आप जहां जहां वी क्या लिख देना, एल अपॉन एम आर रख देना, और आपके पता क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एक एम से एक एम क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर, रट के देख लो भूल जाओगे, सिंपल रट के देख लो भूल जाओगे, इसलिए बोलो इसका एक एक स्टेप जरूर याद रखना कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्मूले कितने याद करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर ही याद रहता है, तो फिर ये ज्यादा तो ये याद रह सकता है, ये याद इसलिए रहता है क्योंकि इसको हम बनाते हैं किसी और तरीके से भी, एक फॉर्मूला बनाते हैं पोटेंशियल काइनेटिक और मैकेनिकल से रिलेशन करते हैं, याद है आपको, एटम में पढ़ते हम, एटम इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहां पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कुछ रिलेशन आता है, डबल माइनस कुछ ज्यादा है ना वो, वैसे आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमें अपना आप याद हो जाता है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जी एम एम टू बाई टू आ रहा है, क्लियर। लेकिन इसको रटना मत, इसको हम बनाना जानते हैं सभी, एल इक्वल टू एम वी आर, वहां से वी के लिए निकाल के याद देना। आगे बढ़ू, पोटेंशियल एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर, व्हाट इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल सकता हूँ, क्लियर। और अगर मुझे, अच्छा ये मान लो माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई आर, ये मुझे मालूम है फॉर्मूला, मुझे वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए, लिख सकता हूं क्या,
क्योंकि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2r। बाकी किसी को मत देखना, इन दोनों को ही देखना। अगर मैं इस 2 से 2 कैंसिल कर दूं, 2 से 2 कैंसिल कर दूं, तो जो मिल रहा है क्या वो बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी से मिलेगा क्या? क्या मिलेगा इसका आंसर? माइनस एम वी नॉट स्क्वायर। समझ आ गया? और अगर मैं इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना चाहूँ, उसको भी कर सकता हूँ। वी नॉट को क्या लिख दूंगा, एम अपॉन एम आर। रखोगे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। अरे कोई टफ कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको ये हम एक एक मेथड से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, एल को एलिमिनेट कर रहे हैं कई जगह पर जी एम एन एम टू बाई आर को एलिमिनेट कर रहे हैं, कई जगह पे वी नॉट को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो तरीका देखना है क्या एलिमिनेट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी वाला फॉर्मूला कौन सा, काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का प्रायोरिटी वाला फॉर्मूला कौन सा है, माइनस जी एम एम टू बाई आर। फिर आगे चेंज करना आना चाहिए। क्लियर है? एंड आउट। और इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी को टोटल एनर्जी बोल भी सकता हूं। थर्ड, टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2r। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2r। ये तो मिलेगी। अरे तो देखिए किसी लग रही है, ये काइनेटिक एनर्जी तो है, बस साइन आगे क्या है, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट बताओ, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताओ, माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर। रटना मत, समझ लेना। क्लियर है? मुझे भी इसके फॉर्मूले याद नहीं, एल स्क्वायर बाय 2 m स्क्वायर फॉर्मूले याद नहीं रहते, बस निकालना मालूम है। इसको सॉल्व कैसे, कितने याद करोगे इस? ऐसे भी याद करो, 3 इसका है, 3 इसका है, 3 उसका। अकेले एनर्जी में अब कुछ तो नहीं है सब, और बाकी सब जगह मामले हैं। अब रुक जाओ और रहेंगे बाइंडिंग एनर्जी, जब बाइंडिंग एनर्जी यहाँ तक समझ में आ चुका ना? अब सुनो, ये जो कंसेप्ट हमने निकाला एनर्जी का, इसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है हमें। क्या रिलेशन मिल रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल किसके बराबर है, किसका सिंबल साइन का फर्क है, माइनस का। और पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो डबल आ रही है, माइनस में डबल आ रही है। क्लियर है? तो क्या ऐसा हम हर वक्त बोल सकते हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी is equal to minus sign of kinetic energy is equal to 2 times of sorry potential energy का हाफ। क्या ये ऑलवेज है क्या, तो कब है, नहीं वो सर्कुलर मोशन में अलग, सही बात है। क्या हर सैटेलाइट अगर मोशन कर रहा है तो क्या उसके लिए यही बनेगा क्या, इलेक्ट्रॉन में भी तो बनता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा सैटेलाइट है, क्लोज सिस्टम बोले तो, नहीं नहीं, अगर कोई भी सिस्टम बाउंडेड होता है ना, बाउंडेड सिस्टम, तो वो हमेशा इंटरनल फोर्स से या कंजर्वेटिव फोर्स से बाउंडेड होगा, उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। फिर ये फॉर्मूला तब लगता है जब जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। जो सेंट्रल फोर्स होना चाहिए ना, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स किसी और टाइप का मिल रहा है, तब ये रिलेशन नहीं आएगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जो फोर्स होगा वो किस लॉ को फॉलो करे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता तब भी ऐसी एनर्जी का रिलेशन आता है क्या? क्यों? क्योंकि वहां पर जो फोर्स होता है K, Q1, Q2 वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते। तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा फोर्स, तो आपको पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालनी पड़ सकती है। इस रिलेशन से निकालोगे तो गलत आंसर आएगा। क्लियर है? एंड आउट। एनर्जी वाला पोर्शन इनकम्प्लीट, हाँ लिखो।
नहीं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये बाकी से बात है ना, ये फॉर्मूले ये बने ही तब है जब आप कौन सा फोर्स लेके चल रहे हैं, इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला फोर्स लेके चल, तभी ये फॉर्मूले बने, है ना। if v is inversely proportional to root r, t square is proportional to r cube, तभी है जब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। फर्स्ट पार्ट उड़ा दे। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट रब कर दी वाला।
सेकंड पार्ट अब कर दें। हाँ जी, अब एनर्जी के बारे में मैंने अभी आपको समझाया था, ये एनर्जी ही डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट कहाँ जाएगा। अगर मैं इसको एनर्जी बढ़ाता हूँ कहीं पर भी, या वेलोसिटी बढ़ाता हूँ, या किसी और ऑर्बिट में लेने की जाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट में इंक्रीज करता हूँ, दूर लेके जाता हूँ, किसी भी तरीके से लेके जा रहा हूँ, चाहे खुद लेके जा रहा हूँ, चाहे उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, तो वी नॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जरा बताओ। रिलेशन बताते चलना, वी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। वी नॉट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हायर हायर ऑर्बिट जो होगा उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ऐसा कैसे वी स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो बताइए अगर मैं आर बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, यहां से भी चेक कर सकता हूं। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मुझे मैकेनिकल एनर्जी बताओ, माइनस में है ना ये, नहीं मैकेनिकल कांस्टेंट कैसे रहेगी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा ना, आप चेंज करोगे क्या है मैकेनिकल का फॉर्मूला, तो ना माइनस जी एम टू आर। ये बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी की तरह ही है ना। अब बताओ मैकेनिकल एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकती है, कहां पे, बाकी सभी पॉइंट पे नेगेटिव ही होगी। इसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ध्यान से सोचो, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में है और दूर जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली स्टेबल कब रहेगा, जो अर्थ के पकड़ में रहेगा। अब अर्थ के पकड़ में है ही नहीं, वो दूर जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ कितनी होगी, जीरो, कहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, मैकेनिकल एनर्जी और कुछ नहीं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मान लो एक सैटेलाइट है, वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी टोटल एनर्जी -10 है, कितनी है, मैंने उसको मैंने उसको 10 जूल एनर्जी और दे दी। कितनी थी उसके पास में, -10 थी, मैं उसको 10 जूल एनर्जी और दे दी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बताओ क्या होगा, ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा और अर्थ के साथ इसका कनेक्शन कट जाएगा, मतलब ये सैटेलाइट नहीं रहेगा। समझना इसको अच्छी तरह, मैं क्या कह रहा हूं। मान लो कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ किस एनर्जी से घूम रहा है, -10 जूल एनर्जी से घूम रहा है। कौन सी एनर्जी बताया, टोटल एनर्जी। मैंने क्या काम किया, इसको +10 जूल एनर्जी और दे दी। अब कैसे एनर्जी दूंगा मैं इसको, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दूंगा।
काइनेटिक एनर्जी जैसे फॉर्म में दिया है और इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 0। कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे। मतलब इसको कहां जाना है, किधर जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिसाइड करेगी। क्योंकि इसके पास में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना, ये टोटल दोनों कितनी थी, -10 जूल। मैंने जो इसको +10 जूल एनर्जी दी वो किस फॉर्म में दी होगी, तो उसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई, उसने टोटल एनर्जी बढ़ाई। और +10 करते ही ये टोटल एनर्जी कितनी होगी, अब ये यहाँ रुक ही नहीं सकता, ये कहाँ भागेगा, इन्फिनिटी पे भागेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, स्पष्ट में कि नहीं, कि कौन सा सैटेलाइट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या कौन डिसाइड करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं इसकी मैकेनिकल एनर्जी कैसे न कैसे करके कम कर दूं, क्या हो जाएगा, हाँ जैसे मैकेनिकल -10 थी ना, मैंने इसकी मैकेनिकल कर दी -20 जूल, पास आ जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं, एंड आउट किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। आगे बढ़े, तो बढ़नी चाहिए। हाँ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बढ़ती है, बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा, हाँ कैसा होगा, हाँ ये पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट में इसको घुमाना है उस ऑर्बिट की एनर्जी तो फिक्स है, हाँ ऑर्बिटल एनर्जी फिक्स है, और यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है उसमें हम एनर्जी चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो एक ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी है, -10, और आगे वाले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी है -5, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, -5, और यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, -10। मैंने इसको 5 जूल एनर्जी और दे दी, किस फॉर्म में दी होगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में दे सकता हूँ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। टोटल एनर्जी डिसाइड करेगी कहां जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, -5, तो अब ये -5 की वजह से नीचे जाएगा, मतलब आपके पास में आएगा, आपसे दूर जाएगा, आपसे दूर जाएगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो कहां घर से दूर जाएगा, और वहां तक जाएगा जिसकी एनर्जी -5 वहां तक जाएगा, और फिर वहां घूमने लग जाएगा। जब वहां घूमने लग जाएगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी पहले वाले ऑर्बिट से भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं ना, ये काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर होती रह रही है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहेगी। बिल्कुल, और ये लास्ट में जाके डिसाइड कहां करेंगे, जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो डिसाइड करेगा कि पी कितनी होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ो, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में समझते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, 2 एलिमेंट है ना, ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज कर, क्यों एनर्जी रिलीज क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो जब बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी रिलीज की जाती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, है ना। अब सुनना, जो बॉन्ड बन गया है मुझे उन दोनों को अलग करना, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कितनी लेनी पड़ेगी, जितनी रिलीज थी उतनी लेनी पड़ेगी, उसी को भी क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, बॉन्ड बनाने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो या रिलीज हो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कंसेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी का, सैटेलाइट सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया वो क्या किसी से बाइंड है, क्या किससे बाइंड है, अर्थ से बाइंड है कि नहीं। और क्या इस बाइंडिंग की एनर्जी, कुछ एनर्जी हमारे पास में है क्या, सिस्टम की एनर्जी है क्या, बिल्कुल है, कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मूला -gm(m)(, ये एनर्जी है उसकी। अब ये एनर्जी मैं इसको कितनी एनर्जी दूं कि ये सिस्टम ब्रेक हो जाए, तो सोचो सिस्टम ब्रेकअप होगा जब सैटेलाइट, हाँ उसके ग्रेविटेशन फील्ड से, तब भी तो कनेक्शन टूट सकता है, ये कहीं पढ़ा पढ़ा सा नहीं लग रहा, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का एक टाइप है एस्केप एनर्जी, लेकिन उस टाइप के इस टाइप में थोड़ा सा फर्क, क्या फर्क है, इसमें सैटेलाइट क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ और कौन सी एनर्जी है, उस समय बॉडी क्या रखी थी, रखी हुई थी, उसके बाद सिर्फ उसे कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कोई भी सिस्टम जिसके अंदर एक एलिमेंट नहीं 2 एलिमेंट हो, मिनिमम कितने एलिमेंट हो, 2, उन दोनों के बीच में
जो बाउंड से कह सकते हैं, जो बॉन्डिंग हो रही है ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू एनर्जी, कुछ भी कह सकता हूं। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब प्रोवाइड करने का मतलब और इसको ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ये कहां पहुंच जा रहा है? इनफाइनाइट पे। सैटेलाइट किस रीजन से ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है? किस रीजन से, किस फोर्स से? ग्रेविटेशन फोर्स से। कब तक घूमता रहेगा? जब तक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। कब नहीं लगेगा? जब इनफाइनाइट पे चला जाएगा, मतलब कहां चला जाएगा? ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो अपने आप चला जाएगा। उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी देंगे उसको क्या बोलेंगे? कितनी एनर्जी दूंगा? फाइनल एनर्जी कितनी करनी है हमें? जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, है ना। मान लो उसके पास -10 जूल एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? -10 जूल। मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आपने क्या काम किया? जो बाइंडिंग एनर्जी दी है वो टोटल एनर्जी को क्या दिया है? माइनस तो दिया है, ताकि फाइनल एनर्जी कितनी हो जाए? जीरो। और टोटल एनर्जी कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। और ये कितना आ जाएगा? जी एम ई स्मॉल एम अपॉन। क्लियर है? आगे पढ़े इसको। फॉर अट्रैक्टिव फील्ड मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव इन बाउंडेड सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, अगर अट्रैक्टिव फील्ड होगा तो उसकी टोटल एनर्जी जो होगी हमेशा कैसे मिलेगी? नेगेटिव। आप चाहो तो चेक कर सकते हो यहाँ से। यहाँ टोटल एनर्जी कैसे निकाली थी हमने? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक से। पोटेंशियल का जो मॉड है, पोटेंशियल का जो मॉड है, तो काइनेटिक एनर्जी से क्या मिलेगा आपको? हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल का जो मॉड है, मैग्नीट्यूड है, वो काइनेटिक एनर्जी से हमेशा क्या मिलेगा? इन दोनों को सम करूंगा तो हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, अब सुनो, ये जो लिखा बाउंडेड सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछ लेता है बाउंडेड सिस्टम की कंडीशन बताओ। मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। क्या नहीं होनी चाहिए? पॉजिटिव एंड जीरो। कि अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गई, इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। इनफाइनाइट पहुंचेगा, सिस्टम बाउंड रह ही नहीं सकता। क्लियर है? आगे देखो, इस प्रोपोर्शनल एक और क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। आधा तो मैंने आपको बता दिया था, एक नाम और ऐड कर दे, कौन सा? बाइंडिंग एनर्जी। ये तभी तो आएगा। ये जितने भी फॉर्मूले सारे कब है? जब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर। नहीं करो तो पूरा प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है, आओ इधर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएम स्मॉल एम अपॉन, और काइनेटिक एनर्जी जीएम स्मॉल एम अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? इन दोनों का सम, मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक इसी रीजन से कैसा मिलता है? नेगेटिव। ये मैंने 3 ग्राफ बना रखे हैं, एनर्जी और आर के साथ में। एनर्जी और आर डिस्टेंस के साथ में 3 ग्राफ बना रखे हैं। तीनों ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्यों? आर के साथ में इनवर्स रिलेशन है। बस आपको ये बताना कौन सा ग्राफ किसका है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। ऊपर वाला ग्राफ किसका है? तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 1 टोटल एनर्जी का आएगा, और नंबर 2, देखो सिंपल सी बात, इसको आप कैसे चेक करोगे? मैं चेक करने का तरीका भी बताता हूं। आप एक काम करो, एक डिस्टेंस फिक्स कर दो, एक डिस्टेंस फिक्स कर दो। करिए डिस्टेंस फिक्स। ये ग्राफ खींच दी, लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, इस डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा? टोटल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा होगा? टोटल एनर्जी से या फिर काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों में से 1 और 2 में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? इसका मतलब 2 कौन होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये है। और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल। वो कौन सी एनर्जी बन जाएगी? एनर्जी। क्लियर? ये ऊपर वाला ग्राफ एक और एनर्जी का है, बाइंडिंग एनर्जी का भी है। ये बाइंडिंग एनर्जी का भी कर्व बन जाएगा। और ये जो 1 कर्व वो किसका बन जाएगा? टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी का। और नीचे वाला कर्व किसका बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का। अब क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं? आपको ग्राफ दे दिया है ना, और 3-4 पॉइंट दे दिए, और पूछा भाई इन चारों पॉइंट में से ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट में से बताइए सिस्टम कहां बाउंडेड नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? आपको मैकेनिकल एनर्जी चेक करनी है, ये याद रखना। और ये मैकेनिकल एनर्जी का ही ग्राफ नहीं देगा, वो किसका ग्राफ देगा? काइनेटिक का देगा और पोटेंशियल का देगा। ध्यान से समझना, काइनेटिक का देगा और पोटेंशियल का देगा।
और आपसे पूछा होगा ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट में से कौन से पॉइंट पर सिस्टम बाउंड नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है, किस पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। ये कैसे चेक करूंगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी का मॉड काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हुआ तो टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही आएगी, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी से पोटेंशियल एनर्जी से, तो उसका जो सम होगा वो या तो आएगा जीरो या आएगा पॉजिटिव, तो वहां सिस्टम बाउंडेड। मॉड्यूल 2 बेटा एक क्वेश्चन है ऐसा, अब है कि नहीं देखना पड़ेगा यार। टेस्ट में दे दूंगा, इसमें है नहीं, उड़ा दिया यहाँ से। इसमें है मैं भी क्लास में बता दूं, करवा दूंगा, यहाँ तक सब कुछ में आ चुका है। ये चैप्टर 99.99% क्लोज। अभी भाई 2 पॉइंट बाकी है, जियो से सैटेलाइट है और वेटलेस थ्योरेटिकल पोर्शन, तो उसको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ पढ़ाऊंगा, ठीक, अंडरलाइन करवा दूंगा वो बात है, और होमवर्क वही दूंगा, लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन है ऐसा, वो ग्राफ होगा बेटा। अच्छा देर का, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 63 देखो यहाँ पे, 63, इसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं, और 4 पॉइंट में से क्या पूछा, किसमें बाउंडेड है किसमें बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड है पूछ रहा है, तो चेक कर लेना, कराते सभी को चेक, अभी समझा है ना। सिस्टम बाउंडेड चेक करने के लिए क्या करना, अगर पोटेंशियल एनर्जी का मॉड काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हुआ तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, यहां से मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगी, नेगेटिव, और सिस्टम क्या रहेगा, बाउंड रहेगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से कम हुआ या फिर बराबर भी हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो सिस्टम बाउंडेड नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ ये वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये तो मैग्नीट्यूड हो ही गए होगा, लेकिन ये जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड को बता दे, ठीक है। हाँ नहीं, इस वाले केस में नहीं है, आइडियल केस में नहीं, मतलब जो प्रैक्टिकली है उसमें नहीं है, नहीं मिलेगी इसमें। हाँ अगर काइनेटिक एनर्जी आप उसको एडवांस में दे दोगे तो टोटल एनर्जी वहां पर जाकर पॉजिटिव आ सकती, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो उसके यहाँ एनर्जी थी -10 जूल और मैंने उसको 15 जूल एनर्जी दे दी, तो वहां पर उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, बिल्कुल एस के वेलोसिटी की तरह, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी, होमवर्क होमवर्क में आज नहीं दे रहा, एक काम कर